हाँ, तो आज अपन मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन सुन लो, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो न्यू सिलेबस है मैथ्स का, है ना, पूरी बात सुनना। मैथ्स का जो न्यू सिलेबस है, इसके लिए मैंने एक अलग नई प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, ठीक है। उसका नाम होगा मैथ्स, ठीक है, न्यू सिलेबस। पूरी बात सुनो, मैथ्स न्यू सिलेबस 2020-2021, इस नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। हालांकि जो पहले के वीडियोस, मतलब क्योंकि मैथ्स का सिलेबस अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो वो तो है जो है ही, वो वीडियो तो वहीं रहेंगे। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनका सब में बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको टाइप्स कराऊंगा। टाइप्स का मतलब जैसे कि मैं पहली पूरी बात को सुनना, मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 की, फिर चैप्टर 2 तो डिलीट हो गया, तो फिर चैप्टर 2 की जगह सीधा आ जाएगा चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 के अंदर जो मैंने बहुत पहले एक्सरसाइज करवाई थी 1.1, 1.2 और 1.3, ये आपको पढ़ना है। इसमें सब कुछ है, ये पुराने वाली वैदिक है, और इसको पढ़ोगे तभी सारे मार्क्स आएंगे। ये जो भी 15-16 इसके वीडियो हैं, ये इसी प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब वैदिक अब अपन दोबारा नहीं करेंगे, और इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, ये गारंटी है। किसी और चक्कर में मत रह जाना। चैप्टर 2 आपका हो गया डिलीट। चैप्टर 3, इसके अंदर एक्सरसाइज जो करनी है आपको, वो करनी है 3.1, 3.3 और 3.5। ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको पता है पूरे राजस्थान के अंदर अपने जो सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड किए थे 2-3, वो पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे चल रहे हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले अपन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो उसलिए अगर वहाँ पर कोई छोटी मोटी बात गड़बड़ रह गई, जैसे मैंने अगर 3.4 का कह दिया हो या 3.6 कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो अब दूर हो जाए, क्योंकि अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना, वो पूरी स्टडी करके बनाया जाता है, ठीक है। वो आप ध्यान रखना। तो 3.1, 3.3 और 3.5, ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। लेकिन अब मैं इस चैप्टर के में क्या करने वाला हूँ आज, ये तीनों एक्सरसाइज अपनी करी हुई है पहले, ये तो करी हुई है। आपको अब इनकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में जितनी भी टाइप्स बनती हैं, मतलब जितने तरह के क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मुश्किल से, 8 या 10 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, समझ पा रहे हो। क्योंकि ये हो सकता है 4 नंबर का या 5 नंबर का चैप्टर आ जाए, क्योंकि 3 चैप्टर मिला के 13 मार्क्स के हैं। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। एपी लगभग 3 नंबर की होती है, और चौथा चैप्टर 6 नंबर का या 5 का होता है, ये 4 या 5 का हो सकता है। तो अपन 4 मार्क्स का मान के चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 4 या 5 एक ही बात है। अगर आज के वीडियो जिसने देख लिया, आज का एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर ये 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, तो इन एक्सरसाइज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी आप चाहते हो कि मैं थोड़ा रिवीजन कर लूँ, कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लूँ, तो फिर आप वापस जाके इनको भी देख लेना। वरना अगर इनको पढ़ लिया तो इनके बाहर तो कोई दुनिया का क्वेश्चन आपके कोर्स से बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स मेरे पे छोड़ दो आप। दूसरी बात, चैप्टर 4, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 आएगी, ओनली 4 अपन ने कर रखी है। इसको दोबारा करने की जरूरत है क्या? बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से कर लेना, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कहीं गुंजाइश रहेगी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में इसमें भी डाल दिया करूँगा। अब मैथ्स का बहुत जल्दी से कोर्स खत्म करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स का, लोकस वगैरह। लोकस इतना शानदार कराने वाला हूँ फिर से, चाहे लोकस हो, लोकस वाला चैप्टर 10वां चाहे 11वां, ज्योमेट्री पूरी दोबारा करेंगे अपन, ठीक है। मस्त रहो आप, ज्योमेट्री बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। दूसरी बात, जो अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं अभी मैथ्स के अंदर, एक तो चैप्टर जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइट एंड डिस्टेंस वाला, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर अपन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। ज़बरदस्त वीडियो है, अच्छे से पढ़ लेना, सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा। अगर मेरी बात जिसने मानी है ना, वो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा मैथ्स में, तो समझ पा रहे हो ना। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लेना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक चैप्टर मैंने आपको करवा दिया हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा। अच्छा हाँ, एक जो रोड सेफ्टी वाला चैप्टर है, सड़क सुरक्षा, ये ऊंचाई और दूरी है भाई हिंदी वालों के लिए। रोड सेफ्टी वाला जो क्वेश्चन है, ये रोड सड़क सुरक्षा वाला, सड़क सुरक्षा, ये सड़क सुरक्षा वाला चैप्टर जो है ना, ये भी अपन ने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी को पढ़ना है। और एक चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब
आपकी हो गई वो प्रायिकता। तो ये जो प्रायिकता वाला चैप्टर है ये भी ऑलरेडी पहले से ही अपलोड है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हाँ देखो, एक चैप्टर डिलीट हुआ है सेकंड, तो उसकी जगह कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये इनमें थोड़े मार्क्स बढ़ गए हो या फिर इनमें किसी मार्क्स बढ़ गए हो। जैसे मैंने वहाँ पर जब पढ़ाया था उस टाइम कह दिया होगा 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, अब हो सकता है वो 4 का हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आप समझ तो गए, क्योंकि मैंने आपको जो सिलेबस का वीडियो अपलोड करके वो देख लेना। कहने का मतलब है ये चैप्टर ऑलरेडी अभी पढ़ने लग जाओ, ये इसी प्ले लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लगभग यही चैप्टर अपन अभी तक करें हैं, ठीक है। अब हाँ, एक चैप्टर 17 जो था मीन मोड वाला, ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे बेस्ट पैटर्न, बेस्ट मेथड मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये मीन मीडियन वाला। जो भी माध्य और माध्यिक से क्वेश्चन जो आएंगे, बस सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देखना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, ये सब इन्हीं को पढ़ लो आप, बस इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो फिर अपने पुरानी जो प्लेलिस्ट में जाके वो भी पढ़ लेना। जैसे आज का मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा तो इसको मैं पूरा थोड़ी ना कराऊंगा, फिर से ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी अपलोडेड है। 3 एक्सरसाइज, 3.2 नहीं करनी, 3.4 नहीं करनी, 3.6 नहीं करनी, क्योंकि हटा दिए, अच्छे से स्टडी करी हुई मेरी, समझ गए। इन 3 को पढ़ेंगे और इन 3 को पढ़ी हुई है पहले, बस मैं आपको 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा। वो क्वेश्चन नहीं है, वो टाइप है, बस इतने टाइप्स को यहाँ फिट कर लिया ना तो दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन दे दो भाई। अगर आपको ऐड करना आ गया, मैं कहूँ कि 2 + 2 4 होता है, अब ऐड करना आपको आ गया तो चाहे वो 3 + 3 दे दे एग्जाम में तो भी आप कर दोगे, 4 + 4 दे दे तो भी आप कर दोगे। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। अगर ये मेथड सीख लिया आपने, टाइप सीख ली, तो कितने क्वेश्चन दे देना, वो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर जाके देख लेना। तो ये मुझे आज आपको बहुत ज़रूरी बताना था। हाँ, इसके अलावा ये जो मैथ्स की या गणित की जो प्लेलिस्ट बनेगी, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन, ठीक है। तो जैसे अपन ने हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 अपना कंप्लीट होने, वो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, तो उसको नाम लिख देंगे SST न्यू सिलेबस 2020-2021, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। और जल्दी संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, हिंदी और संस्कृत, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, अच्छी मेहनत करो, मेरे से ज़्यादा मेहनत करो। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रहा हूँ, आपको भी अपने बारे में सोचना है। आपकी फ्यूचर आपके हाथ में है, जितनी मेहनत करोगे। बहुत ज़्यादा बच्चे ढीठ हैं, बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ। जब अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बीच में कहते हैं सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो ना, वो क्या नाम जो अपनी क्या नाम उसका लोकतंत्र पढ़ा दो। अरे डेमोक्रेसी लोकतंत्र पढ़ा देंगे तो क्या आपकी हिस्ट्री नहीं आ रही क्या? तुम ये भी तो सोचो, ये भी तो मेरा ही चैप्टर आ रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हिस्ट्री के अंदर। ये मैथ्स को तो मैं चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा आपको, जो मैं कहूँगा वही आएगा। अब हिस्ट्री में तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना। अब भाई हिस्ट्री में तो कोई टाइप होती नहीं है कि इस टाइप का ये क्वेश्चन फिक्स है, इसको याद कर लो। हिस्ट्री में तो एज इट इज याद करना पड़ेगा। इसमें तो टाइप्स है, तो टाइप्स में बता दूंगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लोगे। लेकिन साइंस से बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दायात का क्या। लेकिन आपको करना क्या है, जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट उन पर तो पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। जब तक हिस्ट्री नहीं याद होगी, पॉलिटिकल साइंस तो मैंने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया आपको, इसलिए अच्छी लग रही कि अपन 2-3 चैप्टर कर लिया। आप सोच रहे हो पॉलिटिकल पढ़ाओ, तो पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे, चिंता क्यों करो, सारा सिलेबस करेंगे। लेकिन जो भी वीडियो आ रहा है वो सिर्फ आप ही के लिए आ रहा है। कितने कमेंट आते हैं 9th 8th 11th 12th के स्टूडेंट का, मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं पहले सोच रहा हूँ कि 10th को जब कह दिया तो पहले इसी का सिलेबस अपन कंप्लीट करें, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली, तो आपको पूरी हेल्प जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी मेहनत करो, ठीक है, आप ही के लिए सब कुछ। तो ये बात आई थिंक आपने समझ ली होगी, ठीक है। अब मैं चैप्टर 3 आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, और जहाँ तक है ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, ये डेफिनेटली गारंटी। 2 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आने के चांस है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। px = 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जीरोज फाइंड करना है, तथा शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंधों को स्थापित करो। पिछले 3-4 साल से लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस नंबर चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। फैक्टराइजेशन का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, गुणनखंड का, देख लेंगे। अब करना क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले अपन वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। हमें दे रखा है px, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लो, px = 2x² - x - 6, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है कि शून्यंक ज्ञात करने और उसके बीच में शून्यंकों के बीच में रिलेशन भी बताना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इसका शून्यंक ज्ञात करना है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 पार्टीशन में आ सकता है, सिर्फ शून्यंक पूछे यानी जीरोज पूछे। अगर ओनली फॉर जीरोज पूछे
तो इसका मतलब है इसको फैक्टराइजेशन से करके, मतलब गुणनखंड से करके आंसर निकाल दो, 1 मार्क्स में आएगा। फिर इसके बाद में रिलेशन पूछे, यानी कि संबंध पूछे दोनों के बीच में अल्फा बीटा वाला, तब ये पूरा वीडियो 2 मार्क्स का हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, पूरा क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन। अब मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। पी एक्स बराबर मान के चलना है 0, पी एक्स बराबर 0, तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस एक्स बराबर 0। ये 0 कौन सा, इसकी जगह 0, इसकी जगह इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई। इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया भाई, अगर इसको इधर 0 लिखूँ चाहे इधर 0 लिखूँ, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, समझ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 4x है, 4x बराबर 0 लिखो, तो 0 बराबर 4x लिखो, बात एक ही है, ये बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का मिड टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड विधि से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा पहली वैल्यू स्क्वायर की होगी, फिर एक्स की होगी, फिर नंबर होगी। ये आगे पीछे करके देगा, वो सेम क्वेश्चन दे देगा, लेकिन x पहले 2x² बाद में, तो फिर थोड़े आपको इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब घातों के हिसाब से, पावर के हिसाब से इसको सेट करना है, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर नंबर, ठीक है। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मन में सोच लिया आपने, ठीक है। इस x के ऐसे 2 फैक्टर की ये टुकड़े ला दे, तो मैंने आपको तो गुणनखंड की तो ये फैक्टराइजेशन अलग वीडियो बना रखा है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पर इस x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, और आपस में ऐड करूं या माइनस करूं तो पीछे माइनस का x बच जाए। इसलिए माइनस का x कब बचेगा, जब 4x प्लस का माइनस का होगा, 3x प्लस का होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी कि 2x², 4x तो माइनस का और प्लस का 3x और 6 बराबर 0। पूरी बात सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, माइनस का 12x², माइनस का 12x², ठीक है। इन दोनों को सोल्व करने पर माइनस का x बचना चाहिए, देख लो, भले 4x में 3x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब इसके बाद में क्या करना है, 2 के जोड़े वो किधर से ही बना लो, ऐसे लाइन वाइज, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन जा रहा है, 2 भी जा रहा है, दोनों में 2 भी है और x भी है, ठीक है। 2 से 2 खत्म, x का x² में डिवाइड, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, x² में x तो x बच गया, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस, 2 2 जा 2 बार 4, x खत्म, x - 2 बच गया, ये काम इसका पूरा हो गया। यहाँ जो साइन है ना, वही साइन लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, क्या कॉमन है, 3। अब 3 का 3 में डिवाइड तो ओनली 4x बचा, यहाँ माइनस का माइनस, देखो माइनस का माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो 3 है वो प्लस का है, और ये 3 इस 6 के साथ में करेगा डिवाइड, तो 3 2 जा 6, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस ही रहना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये गड़बड़ कहाँ होगी आपसे, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर साइन बदल जाते, ये माइनस ये प्लस का होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ सॉरी यहाँ माइनस आ जाता, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो प्लस ही है, तो साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्लस जब होता है तो साइन चेंज नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख दो, 2x + 3, और एक बार ब्रैकेट वाला x - 2 बराबर 0। अब क्या करना है, बारी बारी कंपेयर करना है, 2x + 3 बराबर 0 से कंपेयर करना है, और x - 2 से कंपेयर करना है। तो 2x = -3, उधर जब 3 जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, क्योंकि 2 में आ जाएगा, ये तो आप जानते हो, सिंपल सी बात है। और इधर 2 सीधा ही चला जाएगा, x = 2। तो ये तो जीरोज आ गया, 1 मार्क्स का सोल्यूशन है ये, बस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, देयरफॉर, पूरी बात सुनना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक चलती है। देयरफॉर जीरोज आर, अतः शून्यांक बराबर, शून्यांक को अपन अल्फा और बीटा मान सकते हैं, मैं मेरी टेक्निक के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था, ये अल्फा और ये बीटा नाम दे सकते हो। तो वो हो गया माइनस का 3.2, तो ये, और एक हो गया 2, ये 2 जीरोज आ गए आपके, यानी कि आधा सोल्यूशन आ गया। इसने कहा शून्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोज, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का लिख सकते थे, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, चाहो तो लिख लो भले, गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि दिया गया बहुपद, ये बात आप स्टार्टिंग में लिख सकते थे, उसके बाद में कंटिन्यू। अब मेरी बात सुनो, अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है ना, हाँ, जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि शून्यांकों व
गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, ये लाइन सिंपल सी, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक, इसके बाद में करना क्या है, मैंने आपको फिर बता दूं, हालांकि पहले चैप्टर में बता रखा है कि यहाँ पर जब भी रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन दो तरह से निकलेगा। एक तो सम ऑफ जीरोज यानी कि दोनों गुणांकों का योग, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों गुणांकों का गुणनफल। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। पूरी बात सुनो, शून्यांकों का योग बराबर माइनस का बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। चलो ठीक है, अल्फा और बीटा अपने पास है, ये अल्फा रहा और ये बीटा रहा। बात आती है एबीसी की, तो बिल्कुल हम एबीसी पहले निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए होगा। कोएफिशिएंट का मतलब ऐसा मान लो रफ एंड टफ, जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में है ना वो, तो ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट है, अब एक्स के साथ में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको पता है 1 तो दिख नहीं रहा आपको, 1 है यहाँ पर क्योंकि 1 × x 1, राइट, तो 1 तो हर किसी के साथ में होता है, -1 क्योंकि x तो लिखना नहीं है तो x का कोएफिशिएंट -1 हो गया, और c की वैल्यू जो नंबर होता है वो c -6। साइन का ध्यान रखना, जो यहाँ साइन है वही, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन वही है, बस वैल्यू आगे पीछे हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सॉल्व करवाया था, इतना तो आप समझते ही होंगे। ये थोड़ी वैल्यू वेरीफाई कर लेना, 2x² -x है, ठीक है ना, क्वेश्चन वही है। आप सुनो, ये ABC की अपने वैल्यू ले ली, अब इसके बाद में अपन को वेरीफाई कराना है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और जिसका फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अल्फा कितना है, माइनस का 3.2 प्लस बीटा कितना है 2 इक्वल्स टू माइनस, और फिर खुद माइनस का 1, बी की वैल्यू माइनस की ओर है, और ये फॉर्मूले का माइनस अपॉन ए कितना 2। अब आप क्या करो, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 2 यानी कि -3 और 2 2 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1/2। ये दोनों अगर बराबर आ जाएंगे ना तो इसका मतलब अपना ये वेरीफाई है, वरना नहीं है। अब 4 में से 3 जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस का 1 बचेगा, 1/2 बराबर 1/2, यानी कि जो अपना सोल्यूशन है वो ट्रू यानी कि सत्य है। चलो ये तो सत्य हो गया। अब अपन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का फॉर्मूला मतलब दोनों का आपस में गुणा करवा दो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया अपना सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 3.2 इंटू बीटा कितना है 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, सिंपल। तो यहाँ बचा -3 और ये से कट गया तो -3, क्योंकि ये देखो यहाँ प्लस था, जब प्लस या माइनस होता है तब एलसीएम लेना पड़ता है, इनटू या डिवाइड होता है तो सीधा काट सकते हैं। 3/3 ये भी ट्रू है, यानी कि रिलेशन जो दोनों के बीच में है वो सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज आर ट्रू, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये लाइन नीचे आप लिख सकते हो, है ना इजी। ये फर्स्ट टाइप है और 100% ये क्वेश्चन आएगा इस बार, समझ में आ गई। ये जो मैं 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको आज दे रहा हूँ ना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए, अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है, ओके। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड टाइप देखो एक तरीके से, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब टाइप है, ठीक है। उतने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम, बस इनको अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो नहीं जाएगा बाहर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इतना सा पढ़ना है। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दे रखा है आपको पहले से ही, ठीक है, नहीं सॉरी, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इस बार आपको ज्ञात करना है, जिसका शून्यंक आपको दिए हुए हैं, जिसका जीरोज आपको दिए हुए। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, मैंने आपको आगे भी बताया था। कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ऐसा नहीं है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब है वो है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा है 1, समझ गए। और अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा है 1/2, समझ में आ गई। शून्यांकों का योग दे रखा है वो एक पूरे अल्फा और बीटा दोनों का ही, और दोनों का गुणनफल दे रखा है 1/2। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ऐसा मत सोचना कि ये अल्फा है ये बीटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो अब अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो इसका जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और फिर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे या फिर द्विघात बहुपद पूछे, है ना, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, याद रखना, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है कब, जब अपन को शून्यांक यानी कि जीरोस दे रखा हो, के एक कॉन्स्टेंट टर्म है, के एक स्थिरांक वैल्यू है, उस पर मत जाना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद अगर बनाना हो और अल्फा बीटा का दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, याद रह जाएगा। मतलब कि सम दे रखा हो और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दे रखा हो और योग दे रखा हो, और फिर आपसे पूछे उस समीकरण बनाओ, इक्वेशन बनाओ स्क्वायर वाली, तब ये लगाना है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और रिलेशन पूछे तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अपन ले ही लिया, तो इस टाइप पर जरूर ध्यान आपको देना है, ठीक। चलो फिर अब एक लाइन लिख के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन इसका, वो जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में भी लिखा नहीं आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of binomial fx, ठीक है, so fx can be written as, ये ध्यान रखना कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात fx के शून्यांक हैं तो द्विघात fx को लिख सकते हैं, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। मतलब हम निकालने क्या जा रहे हैं, द्विघात बाइनोमियल fx निकालने चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमें निकालना है कि fx की वैल्यू क्या आएगी, वो जो समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेगी स्क्वायर वाली, वो क्या होगी, तो उसको हमेशा बोला जाता है fx, क्योंकि बाइनोमियल माना जाता है fx को, माना कि ये अपन को मान के चलना है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में वो क्या लिखा जा सकता है, वो देखो कि fx इक्वल्स टू के, जो फॉर्मूला अभी बात की थी मैंने ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। और fx को तो आपको पता है जीरो लेके चलना है, तो fx इक्वल्स टू जीरो, के की वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं आपको फिर बता दूं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, अब ये जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एग्जाम में सॉल्यूशन यहाँ से लिखना है। चलो क्या कि गिवन का मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योग हमें दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दे रखा है 1। एक बात तो ये वाली। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है, गुणनफल, उसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है हमें 1/2। ये दो बातें हमें दी हुई थी, ये लिखनी है, उसके बाद में आप ये लिख सकते हो, या फिर ये लिखने के बाद में भी इसको अब भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो आप चाहो तो समीकरण दे दो, इक्वेशन दे दो इसको, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इक्वेशन 2 समीकरण 2, वो है हमें दिया हुआ 1/2, तो अल्फा इंटू इसकी जगह 1/2, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, ओके। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये बात समझ में आ गई क्या। आप इस चीज़ को सबसे पहले लिख देना है, काम करना, ठीक है। फिर हमने अल्फा और बीटा को हमने बाइनोमियल का fx की वैल्यू मानी, उसके बाद में ये, ताकि यहाँ से इक्वेशन रखोगे तो एक सिस्टम देखो कितना शानदार तरीका है ये, इसी से करके आना है मार्क्स अगर फुल चाहिए तो। इसके बाद में 0 इक्वल्स टू के अपनी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आना है प्लस 1/2, ठीक है, ओके। अब क्या करना है कि आप कैसे भी अपन इस के को यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको तो एक लाइनर बनाना है, यानी कि देखो मेरा कहने का मतलब ये है
कि इसको अपोन में नहीं रखना है, ऐसे ही अपोन में ना भी देखो 1/2 बाकी तो सही था, तो इसका आपको लेना है एलसीएम और एक लाइन में बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, बहुपद बनाना है। तो एलसीएम आया 2, क्योंकि 1 1 2 का तो 2 ही आएगा, तो इससे आ गया आपका 2x², ये आपका 2x और ये आपका 1। ठीक है, चलो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होने पर आपको पता है ये अगर इधर जाएगा 2 तो ये तो हो गया 0। ठीक है, और इधर क्या बचा k 2x² - 2x + 1, बस इतना सा बचा। ये 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, वज्र गुणा। तो 2 को 0 से किया तो 0, इसको एज इट इज किया तो ये तो हो गया 0, नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि इसके साथ जाके 0 हो गया। अब अपन को क्या लिखना है कि 0 = 2x² - 2x + 1, ये आपका आंसर है। और ब्रैकेट में लिखना है वेयर k = कांस्टेंट, यानी कि k क्या है, स्थिरांक वैल्यू होती है इसकी, कोई ऐसा मान लो कि नगण्य है, ये इसका कोई मतलब नहीं, k को एक स्थिरांक वैल्यू मानी जाती है। तो ये एक पोलिनोमियल बन गया 2x² - 2x + 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2x² - 2x + 1 = 0। ये 0 किधर भी रख सकते हो, चाहे 0 इधर हो चाहे 0 इधर हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि उसने पूछा था द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर घात 2 हो, स्क्वायर में हो, वैल्यू x, उसके बाद में चाहे कैसे भी हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये आपका आंसर हो गया द्विघात पॉलिनोमियल जब पूछे। अब समझ में आ गई बात कि जब भी अल्फा प्लस बीटा सम या प्रोडक्ट देखिए देगा तो हम फॉर्मूले से रख के ये वाला आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये था आपका सेकंड टाइप। इस तक दुनिया भर में कोई कितने भी क्वेश्चन कर लेना, आप इसी मेथड से करना है। ठीक है, एक टाइप आपको ये भी दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। और ये सिंपल है, हर क्वेश्चन में अपन गुणनखंड तो करते ही हैं, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड तो हर के अंदर करते हैं ना। फिर भी आपसे पूछ रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इसको इजीली कर लोगे ना। जैसे कि x² + 8x + 7 = 0, कैसा भी क्वेश्चन हो, करना क्या है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो अब करना क्या है, इन दोनों का मन में सोच लिया, क्या निकल के आया 7x²। अब इस 8x के ऐसे टुकड़े करो कि दोनों को आपस में ऐड करो या माइनस करो तो 8x हो जाए, लेकिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8x रहे, 7x² हो जाए प्लस का। तो देखो 7x और 1x जोड़ते हैं तो 8x होता है, यस, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई आ रहा है। बस ये सिंपल से सी वाला सिस्टम है। अब क्या करना है, ये फैक्टर हो गए 7x और 1x। ठीक है, और बाकी तो किसी का फैक्टर होता नहीं है, ये तीनों सेम से बीच वाले टुकड़े होते हैं, दोनों कर दिए अपन ने। इन दोनों में क्या कॉमन आया, x, तो x कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दो, x² में x, तो x बच गया, प्लस का प्लस x खत्म तो 7 बच गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1, जब कुछ भी कॉमन है तो 1 लेना है, और यहाँ जो साइन है वही लगाना है। 1 ले लिया तो एज इट इज वो वाली चीज़ वापस आ गई। ठीक है, तो यानी कि एक बार तो बाहर वाला और एक बार अंदर वाला, x + 1 और x + 7। ठीक है, तो बारी बारी कंपेयर करवा दो। वैसा तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको पूरा सोल्व करना चाहें तो एक बार x + 1 = 0 और एक बार x + 7 = 0, यानी कि एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों को बारी बारी 0 के साथ कंपेयर करवा दो, मल्टीप्लाई नहीं कंपेयर। तो x = -1 हो गया और x = -7 हो गया। बस आपका आंसर हो गया 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन से तो मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन करवाए, फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहाँ पर मैंने रूट वाले भी ले रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फैक्टराइजेशन सही है, लेकिन मैंने जानबूझ के रूट का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ताकि रूट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एक लूंगा अपोन वाला, बस 3 के अलावा कोई मेथड नहीं बनता, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये गारंटी है, चैलेंज है। अगर इन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये है गुणनखंड विधि से हल करना है, बस जो इक्वेशन या समीकरण है वो रूट के अंदर है। ठीक है, 4√3x², दोनों में जानबूझ के लिखता हूँ कि जैसे अपने फर्स्ट मिस्टेक होगी तो मैच हो जाए। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। ठीक है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करो ना, तो पिछले वाले में भी लिख देना अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, लिख देना ना, गुणनखंड विधि के अनुसार। ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिख देना ना, ये वाली बात। कोई भी मेथड यूज करते हो तो उसका नाम लिख दिया करो। चलो फिर है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। अब इसको समझना अच्छे से, ये समझ में आ गया तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन दोनों को मन में मल्टीप्लाई कर लो, मन में मल्टीप्लाई करना, या फिर ऐसा भी कर सकते हो रफली। तो आपको पता है रूट इंटू रूट ओनली 3, बता दिया था मैंने आपको, √3 √3 ओनली 3। ये भी वीडियो बना रखा है रूट वाला, जाके देख लेना।
और 4 दूनी 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24। समझ में आ गई। पहले रूट को मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम नंबर, इसलिए रूट तीन ओनली 3, 4 2 8, फिर उन दोनों का आपस में 24 हो गया। चलो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 24x² चाहिए। किसके, इसके टुकड़े। तो 5x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में जब अपन ऐड करें तब तो 5x ही रहे, और उन दोनों को आपस में अगर ऐसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करें तब वो 24x हो जाए। तो 4, अच्छा वो भी किसका, ये माइनस का है तो ये माइनस का रहे, क्योंकि ये 2√3 ना माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा रहेगा। ठीक है, तो माइनस का मतलब अब तो पूरी बात समझ में आ गई कि प्लस का तो माइनस का तो ले लेते हैं 8x और प्लस का ले लेते हैं 5x 3x सॉरी, है ना। 8 3 24, यस। 8x में से 3x चलेगी तो माइनस का 5x बच रहा है क्या, यहाँ गड़बड़ है, माइनस का 5x नहीं प्लस का 5x। बस ये आपको बहुत सीखने को मिल गया कि मैं 8x प्लस का क्यों लूँगा, क्योंकि 8x में 3x जाएगा तो हम प्लस का 5x बचना चाहिए ना, तो अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो फिर माइनस का 5x बचेगा। चलो समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, आ रहा है 8 3 24 प्लस माइनस माइनस x इंटू x²। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो रूट कोई मुश्किल नहीं होता, उल्टा ईजी होता है, और ये तो अपना एज इट इज रहता है। चलो दो के जोड़े तो बन ही गए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, ठीक है, एक तो 4 कॉमन है, एक x कॉमन है। तो देखो 4 से 4 कट, x से x कट, लेकिन फिर भी एक x तो बच गया और √3 बच गया इधर। ठीक है, प्लस 4 2 8, x से x खत्म। अब यहाँ पर यहाँ जो साइन है वही यहाँ लगा दो, ठीक है, माइनस। अब यहाँ समझना है, इन दोनों में आपको कुछ भी दिखने में कॉमन नज़र नहीं आएगा, लेकिन छुपा हुआ है। मैंने आपको रूट का वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना अगर जिसे नहीं देखा हो। इस 3 के अंदर मैंने कहा था दो √3 इंटू √3 छुपा हुआ है, बस वो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, ओनली 3। इसका मतलब इस 3 के अंदर एक √3 हमें मिल जाएगा, हमें एक √3 इसमें भी नज़र आ रहा है और इसमें भी √3 नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर √3 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से अगर एक √3 निकल गया तो फिर भी एक √3 तो बच गया। समझ में आ गई भाई। इसके पास कितने थे, 2 बार √3 थे, एक √3 कॉमन लिया तो एक तो बच गया ना, गुड। और ये x बच गया, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन से आपस में कॉमन को सोल्व करने का मतलब डिवाइड करना, भाग देना, ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस था इसलिए प्लस हो यहाँ पर, वरना ये माइनस लग जाता। ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ठीक है। √3 से √3 खत्म, पीछे क्या बचा 2। क्या ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम टू सेम है, क्या सेम टू सेम है, इसका मतलब हम क्या है सही। हर बार ब्रैकेट की वैल्यू चेक कर लिया करो, ये बार बार मैं बताता नहीं, आप समझ जाना, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन करवाए तो अब नॉर्मल हो गया। तो ये दोनों सेम अगर हो तो इसका मतलब समझ जाना आप, ठीक है। तो एक बार जो कॉमन लिया वो लिख दो, 4x माइनस √3, और एक बार ब्रैकेट वाली चीज़ लिख दो, यानी एक बार तो ये लिखना है, एक बार इन दोनों में से कोई सा भी, √3x + 2 और बराबर 0 का बराबर 0, ठीक है। तो 4x माइनस √3, एक बार 0 के साथ इसको कंपेयर करवा दो, एक बार इसको कंपेयर करवा दो, √3x + 2 बराबर 0। तो 4x = √3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू √3/4, ठीक है। और यहाँ पर भी आ जाएगा √3x = उधर 2 जाएगा तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू -2/√3, एक वैल्यू ये आ गई। तो यानी कि x की सोल्यूशन से क्या बन गया, ये आपका इजी सा सोल्यूशन बन गया। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, रूट वाले क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के लेवल के होते हैं। बस अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न द्विघात का गुण करना उसी मेथड से है, बट क्वेश्चन का लास्ट पैटर्न तीसरा, पहला सिंपल, दूसरा रूट वाला, तीसरा अपोन वाला, बस 3 ही मेथड आपको देखना है, चौथा मेथड ही नहीं है। अब चाहे कितने ही क्वेश्चन कर लो, कितने ही बोर्ड बराबर के उंगलियां खींच लो, बोले ये है वो, कोई मतलब नहीं है उसका। जैसा मैं कह रहा हूँ मैथ में वैसा ही करना है, समझ में आ गई। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। इस पे मत जाना कभी भी, x बराबर नहीं है 0 या और -3.2 नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। हम जब सोल्व करेंगे ना, इसका मतलब x के बराबर ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आएगी वैसे भी, ये नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 -3.2। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सेम सोल्यूशन वो लिख देना, अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि के अनुसार, ठीक है। और वो दे रखा है 4/x - 3 = 5/2x + 3। अब यहाँ पर 1 रख लो, एलसीएम आया x, सोल्व किया तो x को इसमें तो 4 माइनस इसको किया तो 3x। इसका तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है, ऐसा है। मतलब ऐसी वैल्यू आ जाए
तो हमें कोशिश करना है कि पूरी की पूरा क्वेश्चन एक लाइन में बन जाए, ऐसे एक ही लाइन में बन जाए। तो करना क्या पड़ेगा, एलसीएम लेके दोनों को, इसका भी ऐसा बना लिया, अब दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, मतलब इसके नीचे लेके लिया 1 और इसके ले लिया एलसीएम, ये तो ऑलरेडी सेट था तो रहने दिया। अब अकॉर्डिंग टू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हिंदी में तिरछा गुणा बोल दो, चाहे वज्र गुणा करने पर, ठीक है। वज्र गुणा अगर करते हैं अपन, इसको इससे इसको इससे, तो इसको इससे किया मतलब कि 4 - 3x को 2x + 3 से किया, बीच में इक्वल का इक्वल, और इसको इससे किया तो 5 × x तो 5x हो गया। अब इसको बारी बारी करके बताता हूँ। एक बार 4 को इस पूरे के साथ, मतलब मेरे कहने का ये है कि एक बार 4 को पूरे के साथ, फिर -3x को पूरे के साथ, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। पूरा मैंने खोल के बता दिया आपको। अब क्या करना है, इसको इससे तो ये हो गया 8x, इसको इससे तो ये हो गया 12, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। इसको इससे तो ये हो गया -6x²। ध्यान रखना यहाँ माइनस है प्लस है तो -3 × 2 = 6 x × x²। फिर ये -3x और +3 तो ये हो गया -9 और x, ठीक है। 5x का 5x। अब क्या करना है कि x एक तरफ कर लो, ठीक है। जैसे ये 8x और ये -9x है, ठीक है। तो 8x -9x और उस 5x को भी इधर ले आओ, -5x, ठीक है। और ये 12 अपने जगह रहने दो, हो गया काम। और इस 6x² उधर भेज दो ताकि 6x² हो जाए प्लस का। वैसे कोई ज़रूर नहीं है, इसको इधर रख के भी इनको भी इधर भेज सकते हो, लेकिन एक प्लस की वैल्यू बन जाए इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब माइनस के तो हो गया आपके 14x, 8x तो एक प्लस का था, माइनस माइनस के इकट्ठे हो गए, और प्लस का 12 बराबर 6x²। अब क्या करना है कि अब यहाँ 8 में से 14 तो माइनस का बच गया 6x, माइनस का 6x बच गया, प्लस का 12 बच गया, और बराबर में 6x² बच गया। समझ में आ गई, बस यही हमें चाहिए था कि एक लाइन में बन जाए। अब गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करना है आपको तो 6x² अपनी जगह ही रहने दो, 6x को भेजो उधर, हो गया प्लस का, 12 को भेजो उधर, हो गया माइनस का, क्योंकि जब बराबर के उधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। और इधर क्या बचा फिर अब 0, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचा, तो अपन इस 0 को इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई क्या। 6x² को हमेशा प्लस का रखना है ताकि वैल्यू सोल्व इजी पड़े। इन सब को उधर भेज दिया तो इस साइड क्या बचा 0, तो वो 0 चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है 3x² बराबर 0 हो चाहे 0 बराबर 3x² हो, कोई फर्क, कोई लोड नहीं लेना यहाँ पर इसका आपको, ठीक है। इस चीज़ का आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इन तीनों में अगर कुछ कॉमन जा रहा हो, क्योंकि करना तो फैक्टराइजेशन मेथड है, अब जाके क्वेश्चन वैसा ही बन गया जो पहला किया था अपने, मतलब इसका तीसरा जो किया था वैसा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कॉमन जाए ना तो कॉमन ले लो ताकि थोड़ा हल्का हो जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इजी पड़े। आपको तीनों में नजर आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 अगर कॉमन लिया तो अंदर बच गया x² प्लस x माइनस का 2 बराबर 0। इसमें भी 6 निकल गया, इसका भी 6 निकल गया, इसका भी 6 निकल गया, तो 6 दूनी 12, 6 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो अब क्या हुआ, ये 6 से चला गया 0 के नीचे, मतलब 0, मतलब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि 6 इसके नीचे चला गया 0, वो दिखाने की जरूरत नहीं, नीचे चला गया, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात होती है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 2x हो रहा है, इस x के ऐसे टुकड़े करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2x, सोल्व किए तो x, तो माइनस का 2x ही ले लो, माइनस का 2x और प्लस का x, हो गया काम। कैसे कि जब माइनस का 2x में से, लेकिन प्लस का 2x, सॉरी अब समझ में आई बात, कि माइनस का 2x प्लस का 2x में से माइनस का 1x गया तो प्लस का 1x बच गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x² जो वहाँ आ रहा था वही यहाँ आ रहा है। इस चीज़ को मत भूल जाना। अब आप मिस्टेक क्या करोगे बताऊँ, खूब सारे स्टूडेंट के यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं अप्लाई करते कि x से x कट गया 2 बच गया, ऐसा नहीं है। ये 2x और ये 1x है, जब 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा। x की वैल्यू से x की वैल्यू कट तो डिवाइड थोड़ी करोगे जो आप ऐसा करोगे, ठीक है। ये कैसे कमेंट आते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। 2x में से 1x गया वो ध्यान रखना, इसलिए 1x ही बचेगा, x कटेगा नहीं। अब यहाँ पर कॉमन आया x, तो क्या बच गया x प्लस 2। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, लेकिन यहाँ जो साइन है वही साइन लगाएंगे, 1 ले लिया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर तो x ही आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1 को 2 से करने पर 2, मतलब 1 को करने पर वही एज इट इज़ वैल्यू आती है। अब एक बार बाहर वाली x माइनस होना, एक ब्रैकेट के अंदर वाली बराबर 0, यानी कि x -1 को भी 0 के साथ कंपेयर करवा दो,
और x+2 को भी 0 के साथ कंपेयर करवा दो, तो 1 उधर जाके हो गया प्लस में और ये उधर जाके हो गया माइनस में, उधर जाके 2, ठीक है। तो उसने पूछा था शून्यांक ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, तो लिख देना देयरफॉर zeros आर, यानी कि अतः शून्यांक बराबर 1, -2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः शून्यांक बराबर 1, -2 है ना, इजी। बस ये सिस्टम आपको अप्लाई करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन चाहे लाखों आ जाए, मेथड दो, ये अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर आपको मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो। पूरी बात सुनना, यानी कि अगर नेचर रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग इक्वेशन इज एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट होगी वो पूरी बात को सुनना। 3 फॉर्मूले एक्चुअली आपको इसके अंदर लर्न करने हैं। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, कब, जब उनका अस्तित्व हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में उसका अस्तित्व है? तो मेरी पूरी बात सुनना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर करवाया तब भी करवाया था कि b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, जब अगर यहाँ पर ये ऐसा हो तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, अगर ऐसा हो तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब रूट से एग्जिस्ट होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो मूलों का अस्तित्व, यानी ये काल्पनिक होंगे। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे और ये क्या होंगे, ये आपको जानना जरूरी है। तीनों फॉर्मूले शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं। अगर ऐसी कंडीशन हो, अभी बताऊंगा, बी इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमारे रूट्स, मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अगर ऐसा आता है 0 के बराबर आती है तो भी सॉल्व होगा। इसका मतलब होता है 0 से छोटी आना, मतलब अगर वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव आती है तब, यानी कि तब हम क्या करेंगे, तब वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजनरी होंगे। मतलब काल्पनिक का मतलब इमेजनरी, और ये क्या होंगे, इक्वल्स, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर्स, वास्तविक, ठीक है। रियल नंबर नहीं, सॉरी, रियल होंगे। रूट्स आर रियल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। रियल का मतलब वास्तविक, इसका होगा इक्वल, इक्वल का मतलब समान, इसका होगा इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है बस, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। 3 बातें याद हो जाएगी। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, और याद करना भी आसान है। जो बराबर 0 है तो बराबर मतलब समान, इक्वल होगा, और जो 0 से बड़ी है वैल्यू तो वो रियल है, मतलब हाँ ये सही है। ऐसे दिमाग में बता रहा हूँ लर्न करने का तरीका कि हाँ यार ये सही है, मतलब वास्तविक है। और 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव है तो वो फिर सही नहीं, इमेजनरी, काल्पनिक। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिया गया द्विघात समीकरण और दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0, ये अपन को इक्वेशन दी हुई है। चलो अब करना क्या है कि हमें जब पहले चेक करेंगे भाई इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा रूल लागू होता है, अगर एग्जिस्ट होंगे तभी तो आगे सॉल्व होगा ना। तो चेक करने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग बाय ax² + bx + c = 0, यानी कि x² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर, ठीक है, ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले के साथ तुलना या कंपैरिजन अपन ने करवा दिया, कंपेयरिंग, तो अब हम उसके पास जाएंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए भाई, वहाँ पर बी, ए और सी तीनों की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा था जो x² गुणांक होता है वो ए होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि जो x² कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, जो x का कोफिशिएंट है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, नंबर। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो देखते हैं, देखिए b² - 4ac बराबर होगा, क्या होगा, अभी इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है, ये लो -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3, -6 का, अगर आपको पता है -6 -6 प्लस का 36 हो गया, 6 × 36 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24। तो वैल्यू क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई
36 में 24 के 6 में 4 गए तो 2 12। अच्छा सुनो, इसको बोलते हैं विविधकार डी। ये किसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले सकते हो, वो डिपेंड करता है। इसका मतलब ये 12 वैल्यू आई ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 12 है। इट मीन्स वो 0 से बड़ी है। समझ पा रहे हो क्या? इट मीन्स का मतलब अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हैं। और अगर ac हैं तो रूट्स आर इन एग्जिस्टेंस, यानी कि मूल अस्तित्व में है, या फिर मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर श्रीधराचार्य जी वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। हाँ, अगर श्रीधराचार्य के बिना भी कर सकते थे, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हो तो आपको श्रीधराचार्य से करना है, क्योंकि उसके अंदर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो क्या सोल्यूशन इजी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य सूत्र से। ठीक है, और श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या कहता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। समझ पा रहे हो क्या? इधर x की वैल्यू ले सकते हो कोई एक नंबर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a। ये किसका फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य का। ठीक है, इसके बाद x इक्वल्स टू, यहाँ माइनस का माइनस, b की जगह अपन को रखना है -6। ये लो साहब -6, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, b खुद की वैल्यू -6 थी इसलिए माइनस में, बड़ा ध्यान रखना। प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह क्या रखना है? -6, तो -6 का स्क्वायर -4 a की जगह 2, c की जगह 3। ठीक है, और पूरे के नीचे 2 इंटू a यानी कि 2। तो x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 8 दिए 24 24, और पूरे के नीचे क्या आ रहा है? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 प्लस माइनस 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से गया तो 12, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, पूरे के नीचे 4 है। ठीक है, इसके बाद देखो कैसे वैल्यू को सोल्व करना है। x इक्वल्स टू 6 प्लस, एक बार प्लस में रूट 12 है, एक बार माइनस में रूट 12 है। ये ध्यान रखना, ये बारी बारी यूज होगा। 6 प्लस रूट 12/4, 6 माइनस रूट 12/4। समझ पा रहे हो ना? इस प्लस माइनस का मतलब बारी बारी, इसका मतलब हम 6 प्लस में, अच्छा रूट 12 को अपन सोल्व भी कर सकते हैं। रूट 12 को सोल्व करना बताऊँ क्या आपको? वैसे पहले बता रखा है कि रूट 12 को ऐसे कर लिया करो, 2 की टेबल से 6 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से कट गया तो 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 तो रह जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना मतलब 2 का पेयर नहीं बना वो अंदर, तो 12 को लिखा जा सकता है 2√3 अपॉन में 4। इससे फ़ायदा क्या होगा? इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो यहाँ बच गया 3 प्लस माइनस √3 और अपॉन 4। अब इससे ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब ये होता है यहाँ से मैं 2 आंसर निकाल सकता हूँ। क्या क्या? एक तो x बराबर 3 प्लस √3/2 और x बराबर 3 माइनस √3/2। समझ पा रहे हो? यानी कि एक बार प्लस में इस √3 लिख दो, एक बार माइनस √3 तो √3 लिख दो, बाकी एज इट इज। तो ये आपके 2 रूट्स हो जाएंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी इजी लगा होगा आपको। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना, पहले चेक करना है एग्जिस्टेंस है तो उसके बाद सोल्व करना है। ये था आपका छठा टाइप या छठा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी एक नया टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न द्विघात समीकरण में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान लेना आप, ऐसा मान लेना पेपर आउट है एक तरीके से। इन 10 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आपको बस। जिसने अभी तक मैथ शुरू नहीं की ना, तो एक काम करना, मैं लगभग सारे चैप्टर फिर से करवा रहा हूँ, कुछ चैप्टर नहीं करवा रहा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज ये प्लेलिस्ट ढूंढ लेना न्यू सिलेबस की करके, ये भी न्यू सिलेबस में डालूंगा, ठीक है? उस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो बस इनको पढ़ लो आप, 1 महीने मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 दिन में पढ़ लोगे, महीना लगेगा नहीं आपको। इस तरीके से बताऊंगा बस। ये टाइप है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो अपना पुराने वाले प्लेलिस्ट में जाके फिर जाके क्वेश्चन देख लेना। जब अगर आपके पास बुक है तो ऐसे क्वेश्चन निकाल के सोल्व कर लो। मेथड तो मैंने टाइप तो आपको बता ही दिया, ठीक है? निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए।
याद कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर, ये पहले से ही शर्त डाल दी इसने, क्वेश्चन पर फिर जोर देना, इसने पहले से कंडीशन या शर्त डाल दी कि आपको मूल वास्तविक तथा बराबर ही लेना है, रियल एंड इक्वल। यानी कि आपके पास रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पहले से ही दे दिया, चेक नहीं करना। ये कह रहा है उस अकॉर्डिंग चलो, मतलब अब हमें क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन पहले ही दे देना वो, इसका मतलब ये कि हमें अब इसकी अकॉर्डिंग चलना है। समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले सोल्यूशन समझो फिर समझ में आएगा। पहली बात तो ये है, गिवन पोलिनोमियल लिख दो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या गिवन है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में उसने क्या कहा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक एवं समान या बराबर, एक ही बात है, बराबर हो, बराबर लिख देना, क्वेश्चन की भाषा रख लो। ये चीज़ हमें गिवन है। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि ऐसा कब होता है, जब ऐसा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब होता है तब वो रूल वास्तविक या बराबर होते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब इसका मतलब हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए और सी की चाहिए, तो आप साइड में लिख देना, या फिर वेयर, जहाँ, या फिर एक लाइन वो लिख दो कंपेयर वाली, वो भी लिख सकते हो, कंपेयरिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ये हिंदी वाले लिख देंगे, तुलना करने पर, ठीक है। चलो इसका तुलना करी तो एक की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर, लेना है क्या, नहीं, गलत, ओनली फॉर के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, मतलब जो गुणांक होता है। बी की वैल्यू -5, एक्स नहीं लेना, और सी की वैल्यू के। समझ में आ गई क्या, बस ये, क्योंकि सी की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर जो भी नंबर है, के एक्स वाई जेड जो भी, ये हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करवानी है, तो क्योंकि हमें फॉर्मूला ही दे रखा है पहले से कि ये हैं, बस वास्तविक और बराबर हैं, तो वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो -5 का स्क्वायर -4a और ये c बराबर 0, -5 का स्क्वायर 25 प्लस का, माइनस का 4k इंटू के, तो -4k स्क्वायर बराबर 0। बहुत ईजी है, 25 को अपनी जगह रहने दो, 4k को उधर भेज दो, तो 4k हो गया प्लस का, और अब क्या करना है, 25 अपनी जगह, 4 आ जाएगा बटे में, और k स्क्वायर, समझ रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, बहुत ज़्यादा इजी। अब 25/4 और ये आ जाएगा इधर रूट में, क्योंकि स्क्वायर हमेशा जब इधर आता है तो वो रूट में आता है, प्लस माइनस रूट में आता है, ये तो जानते हो ना, मैंने बता रखा है, बहुत क्वेश्चन नहीं बता रखा, मैंने तो बता रखा है, लेकिन आपके ध्यान में अगर नहीं आया तो ध्यान रखना, स्क्वायर जब इधर आता है तो वो रूट में आता है और प्लस माइनस में आता है। प्लस माइनस का मतलब वैल्यू एक बार प्लस में और माइनस में। अब यहाँ का रूट खुल जाएगा, कैसे कि 25 का होता है 5 और 4 का होता है 2, मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि जो 5/2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू एक बार तो प्लस में 5/2 और एक बार के की वैल्यू माइनस में 5/2। मेरे कहने का मतलब ये है, आ गया आंसर। तो के की वैल्यू 2 होगी, प्लस में 5/2 और माइनस में 5/2, है ना, बहुत ईजी। ये था आपका 7वां टाइप। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखो। अच्छा मैं फिर बता दूं आपको, मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, अगर किसी कन्फ्यूजन होगा, मेरे हिसाब से पक्की बात है कन्फ्यूजन आया होगा, ये 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तो बोलने का फ़र्क है, कोई बात नहीं। मैंने आपको ये बोला इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है, ये तो गया इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी तो काल्पनिक, ये हो गया इक्वल। अब रियल दोनों में नाम आएगा, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, रियल एंड फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, ठीक है। रियल एंड फ्रैक्शनल का मतलब होता है वास्तविक एवं भिन्न,
इसमें भी रियल आएगा, वास्तविक एवं इक्वल, ये हो जाएगा रियल एंड, यानी कि वास्तविक एवं समान या फिर बराबर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपकी मुझे पता है छठा या सातवें क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये इक्वल है वो समान है। समान तो दोनों ही है, मतलब वास्तविक तो दोनों ही, मैंने वास्तविक बोला था ना, हाँ, तो ये तो वास्तविक एवं समान, ये वास्तविक एवं भिन्न, ठीक है, मतलब डिफरेंट, अलग अलग। फ्रैक्शन का मतलब अलग अलग होना, यहाँ पर भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अलग होना। बताता हूँ अभी। अब जैसे इस क्वेश्चन में आओ आप, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन ये होता है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। सेकंड वाला तो वास्तविक है, बराबर, रियल एंड इक्वल है। तो अगर अपन को इसने ये दे दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले के का मान ज्ञात करने, इसके द्विघात समीकरण, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ON दिया गया, द्विघात समीकरण क्या गिवन है, kx² + 6x + 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग बाय x² + bx + c = 0, यानी कि ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर, तुलना कराई तो a की वैल्यू क्या आ गई, k, मैंने कहा था x² कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आ गई 6, c की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। abc की वैल्यू आ गई। चेक करते हैं तीनों फॉर्मूले में से। अब b² - 4ac, वैसा तो यही लगाना है, गिवन है, ठीक है। इफ रूट्स आर रियल एंड फ्रैक्शनल, यदि, क्योंकि दी हुई चीज़ है, यदि मूल वास्तविक एवं भिन्न हो, यदि मूल वास्तविक एवं भिन्न हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, b² - 4ac ऐसा, ठीक है, 0 से बड़ा। तो b की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर - 4, a की जगह k, c की जगह 1, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 36 - 4k और 0, ठीक है। अब क्या करना, 36 अपनी जगह ही है, 4k को उधर भेज दो। तो देखो ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है ना, वो बराबर की तरह ही काम करता है, मतलब कोई वैल्यू उधर जाएगी ना तो साइन चेंज होगा उसका, ठीक है। जैसे 4k उधर जाए तो 4k किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। ओके, यहाँ पर कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन कॉमन जितनी बड़ी वैल्यू है ही नहीं, क्या करना कॉमन लेके। अब 36 4 अपनी अपॉन में आ जाएगा, और ये इज इट इज साइन, इससे ये कट गया, तो 4 9 जा 36, 4 9 36, ये वैल्यू के की आ गई। इसका मतलब ये है कि जो के का मान है, के की जो वैल्यू है, के का मान 9 से छोटा है। बस आंसर भी यही होगा, ऐसा मत सोचना कि एग्जैक्ट आंसर आएंगे, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि बीच में साइन बराबर का नहीं है, ऐसा है लेस देन ग्रेटर देन का साइन जब भी हो तो छोटा या बड़ा आएगा। तो अभी देखो इसका मतलब जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, उसका मतलब है के की वैल्यू बड़ी है, सॉरी वो के की वैल्यू छोटी है, तो 9 बड़ा है के से, मतलब के का मान 9 से छोटा है, या फिर 9 का मान के से बड़ा है की बात है। यानी कि द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ये 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे 8वां क्वेश्चन, 8वां टाइप क्वेश्चन वैसा ही है, बस वैल्यू चेंज कर दी, मूल वास्तविक हो ही नहीं, मतलब जो अपन इमेजनरी मानते हैं ना वो पूछ रहा है। इमेजनरी सोल्व नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में होगा क्योंकि के की वैल्यू छोटी या बड़ी दोनों मान रहा है, तो जब दोनों मान रहा है तब ये सॉल्व होगा। वैसे एक्चुअल में अगर आपसे एग्जिस्टेंस के लिए पूछता तब यह वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि मूल वास्तविक कब नहीं होते। पूरी बात सुनना, b² पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस सब कुछ आपको आएंगे फिर। b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, ऐसा मामला, ऐसा मामला और ऐसा मामला, बस इसे बोलते हैं अपन, बोलते हैं इमेजनरी, काल्पनिक। और दूसरा नाम इसका मतलब ये दोनों तो रियल है भाई, ये दोनों तो वास्तविक है। ये कह रहा है कि वास्तविक नहीं हो, इसका मतलब वास्तविक कौन सा नहीं होता, ये तो अपने आप सोच लो, ये सोच, हालांकि अलग से बुक में लिखा है लेकिन अलग अलग याद नहीं करना, ऐसे ही सोच लो ना कि 2 रियल है, तीसरा रियल नहीं है, तो ये रियल नहीं है, मतलब कि ये वास्तविक नहीं है, या फिर ये इमेजनरी है, बात एक ही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बात क्वेश्चन वही है, बस वैल्यू चेंज कर दी। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, इसके बाद में कंपेयर, तो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके साथ तुलना कराने पर, तुलना कराई तो ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो 1 तो है ही, 1 जिंदाबाद है, वो आज आता रहेगा। बी की वैल्यू 5 की और सी की वैल्यू 16, ठीक है। अच्छा, हिंदी वाले लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। नाराज मत होना कि लिखा नहीं, समझ जाना कभी कभी तो। ओके, तुलना करने पर के बाद अपन को क्या करना है, बी स्क्वायर, अच्छा रूट्स हमें दिया हुआ है, इफ रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, नो रियल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल भी लिख सकते हो, यानी कि यदि मूल वास्तविक नहीं हो, अगर नहीं हो तो फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऐसा, समझ रहे हो, यानी कि बी की वैल्यू कितनी 5k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह 16 और 0, 5 का 25 k स्क्वायर 16 चौक 64 यानी 64 और 0। अब 25k स्क्वायर 64 को 64 को भेज दो उधर हो गया प्लस में, तो इसके बाद में k स्क्वायर 64 के नीचे आ जाएगा 25, ये अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो ये k की वैल्यू स्क्वायर है और स्क्वायर भी बराबर की तरह ही उधर जाएगा, तो जाएगा तो प्लस माइनस जाएगा और ऐसे, समझ पा रहे, रूट में, मतलब सिस्टम वही है। इसको भी आप कोई ना कोई चिन्ह मान के चलो, साइन मान के चलो, जैसा मान लो कि अगर ये बराबर होता तो कैसा होता, बस वही सिस्टम है। तो अब ये बस ये साइन लगता रहेगा, और 64 का 64 8 होता है, 5 होता है 25 का, रूट खतरे हट गया, ये के सी नहीं है भाई, ये साइन है, ठीक है। फिर इसका मतलब ये हो गया कि के की जो वैल्यू है वही एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, समझ पा रहे हो, यानी कि एक बार तो के की वैल्यू 8/5, एक बार के की वैल्यू माइनस का 8/5, तो के की वैल्यू दोनों में अलग अलग रहेगी। देखो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 8/5 से छोटी है, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू माइनस में 8/5 है, तो इसका मतलब के की वैल्यू उससे बड़ी है, क्योंकि भाई माइनस है वो, तो माइनस के मतलब के की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो उससे तो बड़ी होगी ना, तो माइनस में हमेशा वैल्यू बड़ी होती है, ध्यान रखना। तो ऐसा लिखेंगे अपन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, विल बी स्मॉलर देन 8/5, इससे तो छोटी है, और ग्रेटर देन माइनस का 8/5, ठीक है। अतः के का मान 8/5 से तो छोटा, वह माइनस के 8/5 से बड़ा है। ये सिंपल से आंसर आपको लिख के आना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, एक तरीके से टाइप 9 टाइप आपका कंप्लीट। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 9 क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आपने 9 क्वेश्चंस को पूरी बात सुन लेना, ये 9 प्रश्न नहीं है, ये 9 के 9 आपके टाइप हैं, मतलब कि अलग अलग मेथड्स हैं। इन 9 मेथड के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस अच्छे से पढ़ना है। वैल्यू चेंज हो सकती है भाई, 3x स्क्वायर की जगह 5x स्क्वायर हो सकता है, 3x की जगह 4x हो सकता है, लेकिन मेथड इनके अलावा बनता ही नहीं है कोई। बस इस बार यही आना है, 4 नंबर पक्के कर लो आप, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, प्रैक्टिस अगर करनी है और डिफरेंट क्वेश्चंस की, तो अपन ने 3.1 3.2 से लेके पूरी 3.6 करवा रखी है, लेकिन 6 आएगी नहीं, 4 आएगी नहीं, उनको छोड़ देना। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी वो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, उसमें जाके और देख लेना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिसने ये सोच रखा है कि टाइम कम है
और मुझे फटाफट रिवीजन करना है तो ये वाला वीडियो सफिशिएंट है। मैं बहुत सारे चैप्टर के ऐसे वीडियो बनाऊंगा, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत है, उसको पढ़ लो, उसके बारे में कुछ नहीं जाना, बस उसकी मेहनत अच्छे से करना समझ के। ऐसे मैंने 17वां चैप्टर बनाया मीन और मीडियन का, उसके बारे कुछ नहीं जाएगा, वो सब मैंने आपको अच्छा वापस याद दिला दूँ। नई जो प्लेलिस्ट बनाई है वो हर सब्जेक्ट की बनाएंगे, SST की भी बना दी है, आप देख लेना, न्यू सिलेबस SST है ना, न्यू सिलेबस मैथ न्यू सिलेबस, ये नाम समझ में आ रहा है ना आपको। मैथ पहले सब्जेक्ट का नाम है, फिर न्यू सिलेबस, ठीक है, फिर 2020 2021, ऐसा ही मैथ है, ऐसे ही SST है, ऐसे ही साइंस, सबकी बनेगी प्लेलिस्ट है। ये मैं 6-7 जितनी प्लेलिस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाएंगे, इन प्लेलिस्ट में जाके सीधे आपको वीडियो मिल जाएंगे कहीं, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट हो गई, 700 के करीब वीडियो होने वाले हैं थोड़े दिन में, तो क्या वीडियो ज़्यादा हो गए, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इकट्ठा डाल दिया कोर्स। डायरेक्ट वहीं से प्लेलिस्ट में जाओ और लाइन वाइज पढ़ो, बहुत ही तगड़ी मेहनत करो, रेगुलर 6 से 8 घंटे पढ़ना, इससे कम पढ़ाई मत कर लेना। छुट्टियां चल रही है, मैं तो कहता हूँ 10-10 घंटे तक पढ़ो, लेकिन 8 घंटे तो पक्का पढ़ना, ठीक है। इसके अंदर वीडियो का टाइम इंक्लूड होना चाहिए। कैसे पढ़ो, जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का आधे घंटे का या 35 मिनट का वीडियो होता है, उसको एक बार पढ़ लो, लिख लो, नोट कर लो, अब वीडियो बंद कर दो और उसको लर्न करो। कोई चीज़ फिर समझ में नहीं आती, फिर जाके वीडियो जाके देख लो, जो आपकी मर्जी है, इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। यही मेरा जरिया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, पक्की बात, अपन 90+ लाने वाले हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर।